एक मास्टरमाइंड सिविल इंजीनियर जिसका नाम होता है रोलन, वो एक दिन अचानक ही एक नोबल प्रिंस की बॉडी में रिइंकार्नेट हो जाता है सालों पुराने एक छोटे भद्दे से खतरनाक टाउन में, जो कि अभी जरा सा भी डेवलप नहीं हुआ था। जब एक बूढ़ा आदमी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए प्रिंस को बुलाने के लिए आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मेड दिखती है जो अभी अभी प्रिंस के कमरे से बाहर निकली थी और उसके पूछने पर कहती है कि प्रिंस तो अभी सो रहे हैं, लेकिन असल में इसने प्रिंस के ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर उसे मार दिया था। वो बूढ़ा आदमी जब प्रिंस को उठाने के लिए अंदर पहुंचा तो उसे लगता है कि शायद प्रिंस बैठे बैठे ही सो गए, लेकिन वो प्रिंस तो ऑलरेडी मर चुका था। पर तभी एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं क्योंकि इसी पल रोलन उसकी बॉडी में रिइंकार्नेट हो गया होता है। आसपास का माहौल देखकर शुरुआत में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसने खुद को याद करने की कोशिश की पर अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बूढ़ा आदमी प्रिंस को उठाते हुए कहता है कि हमें चलना होगा, बाहर लोग उस विच को मारने के लिए आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। रोलन को बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर टाउन के सारे लोग एक विच को मारते हुए उसे सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ वीआईपी नोबल्स बैठ के इस नजारे का मजा ले रहे होते हैं कि जैसे वो लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपने दिमाग पर जोर डालने पर रोलन को इस प्रिंस की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो मामला समझ गया था कि अब वो एक ऐसे प्रिंस की बॉडी में है जो ऑलरेडी मर चुका है। वो अब उठकर आसपास चल के देख ही रहा था कि तभी उसे एक वाइन का गिलास दिखता है जो देख वो समझ गया कि प्रिंस का एक मर्डर हुआ है। उस बूढ़े आदमी के साथ जब रोलन बाहर निकलता है तो बुरी तरह हैरान था क्योंकि अब वो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया में एक अनजान से शहर में आ चुका है जहाँ पर लोग एक विच को सूली पर लटकाने के लिए खुश हो रहे होते हैं। यही नीचे भीड़ में वो मेड भी प्रिंस को देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि उसने तो उसे जान से मारने के लिए बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया था। रोलन तभी उस विच की तरफ देखता है जो कि अभी बहुत यंग थी, पर अब भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हर कोई इसे मारना क्यों चाहता है। उसे सूली पर लटकाने के लिए सब लोग बस प्रिंस के ऑर्डर का ही वेट कर रहे होते हैं, पर बिना हालातों के बारे में जाने वो आखिर कैसे किसी को मार सकता है। इसलिए सभी के सामने एक नॉर्मल प्रिंस की तरह एक्ट करते हुए वो कहता है कि मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। इस पर रॉयल नाइट कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक विच के पकड़े जाने के बाद हमारा काम है उसे जल्द से जल्द मारना, इससे पहले कि और भी विचेस उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएं। रोलन कहता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, और विचेस भी आ जाएं तो अच्छा ही है, हम उन सबको एक बार में ही पकड़ लेंगे। रोलन अपना डिसीजन सुना के चुपचाप वापस चला जाता है। इसका कुछ देर बाद दिखा जाता है कि रोलन अपने गार्ड्स के साथ बैठा प्रिंस के मेंशन जा रहा होता है जहाँ उसके सामने वही लेडी बैठी थी जिसने प्रिंस को जहर देकर मार दिया था और फिलहाल रोलन इसके बारे में कुछ नहीं जानता। रोलन प्रिंस के कमरे में आने के बाद आसपास की चीजों को देखकर ऑब्जर्व करता है और थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वो एक ऐसे बर्बाद पड़े टाउन में है जिसके आसपास के राज्य बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, एक बिल्कुल ही पिछड़ा राज्य जो कि सालों से कभी डेवलप ही नहीं हुआ। इसलिए रोलन सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों। पर जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे सुकून मिलता है कि चलो कम से कम ये बंदा हैंडसम तो है। वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले यहाँ के हालातों को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में जब वो लंच पे बैठा होता है तो तभी वही बूढ़ा आदमी जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर है वो डायरेक्ट रोलन से आगे पूछता है कि आखिर आपने आज एग्जीक्यूशन को डिले क्यों किया। जिस पर रोलन डायरेक्ट अपना मेन सवाल कर देता है कि आखिर ये सब करना क्यों है, विचेस को आखिर लोग मारना क्यों चाहते हैं। तो वो बताता है कि काफी सालों पहले लोगों ने बहुत सारी खतरनाक विचेस को वेस्टर्न फॉरेस्ट में देखा था जहाँ उन्हें एक छोटे से स्टोन के तौर पर बहुत ही अजीब सिंबल मिला जो कि असल में विचेस कॉर्पोरेटिव एसोसिएशन का सिंबल है। तो रोलन पूछता है मतलब आखिर ये है क्या चीज। तो वो बताता है कि दरअसल सालों से विचेस हमेशा अकेले ही रहा करते थे, लेकिन इनकी विच एसोसिएशन सभी के सभी विचेस को सिर्फ एक मिशन के लिए एक साथ लाना चाहती है, एक सीक्रेट होली माउंटेन खोजने का मिशन। उनके मुताबिक एक वही ऐसी जगह है जहाँ वो लोग सुकून और शांति से रह सकते हैं और इसलिए विच एसोसिएशन वाले हर जगह से विचेस को ढूंढकर एक साथ ला रहे हैं। रोलान पूछता है कि मतलब आप लोग इस बात से डरते हो कि अगर उन्हें पता चल गया कि हमने एक विच को पकड़ा है तो वो लोग उसे बचाने के लिए हमारे पूरे टाउन को बर्बाद कर देंगे। तो वो कहता है कि हाँ यही बात है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा क्योंकि विचेस के पास ऐसी डिमोनिक पावर्स होती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। तो रोलान पूछता है मतलब पावर से तुम्हारा क्या मतलब है। तो एडवाइजर बताता है कि असल में कुछ दिनों पहले नॉर्थ की तरफ हमारा एक माइंड कोलैप्स कर गया और वहीं पर इसने एक आदमी को जिंदा जलाकर मार दिया था। तो रोलन कहता है ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उससे मिलना चाहूंगा। जो सुन एडवाइजर बहुत ही हैरान होता है। साथ ही रोलन को यही पता लगता है कि विचेस को आग से कुछ नहीं होता, यही वजह है कि उनके पास उसे सूली पर चढ़ा के मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन यार इतना सब कुछ जानने के बाद भी रोलन को इसे पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद अपने रॉयल गार्ड और रॉयल एडवाइजर के साथ उससे मिलने के लिए जा रहा होता है जहाँ गार्ड उसे मना तो करता है कि हम सब मारे जा सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, पर सीधी सी बात है कि जब तक तुम बुराई से लड़ोगे नहीं तो उसे जीतोगे कैसे। हालांकि वो लोग ये सुनने के बाद भी जाना नहीं चाहते थे, पर भला अपने प्रिंस को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। रोलन जैसे ही केज के पास पहुंचा तो विच को अपने सामने देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके सामने तो एक बेहद ही खूबसूरत लेडी खड़ी थी और तो और उसकी एक गहरी नीली आंखें उसके मासूमियत को दर्शा रही थी। रोलन के पूछने पर वो अपना नाम आना बताती है तो वो पूछता है कि आखिर उस माइंड में हुआ क्या था, मुझे सब सच बताओ। जिस पर आना बताती है कि जब माइंड को लैप्स हुई तो मेरे फादर कुछ लकड़ियों के ढेर के नीचे फंस गए, पर इससे पहले कि मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए पहुंच पाती एक दूसरे माइंडर ने मौका देखकर मेरे फादर के पैसे चुराने की कोशिश की जो सब उन्होंने जिंदगी भर पूरी मेहनत करके कमाया था। बुरी तरह फंसे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपने मेहनत के पैसे को बचाने की। जब मैं वहां पहुंची तो वो मेरे फादर को जान से मारने ही वाला था, बस इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे वहीं जलाकर राख कर दिया। रोलन पूछता है कि आखिर तुम पकड़ी कैसे गई। जिस पर एडवाइजर बताता है कि इसे पकड़वाने वाला इसका फादर ही था क्योंकि जो कोई भी एक विच को पकड़वाने में हेल्प करता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर 25 गोल्ड कॉइंस मिलते हैं जो इसके फादर के लिए बची हुई जिंदगी बिताने के लिए काफी थे। रोलन को ये सुन के बुरा तो
तो लगता है, पर अभी उसके मन में एक सवाल था कि आखिर उस माइनर को आना ने कैसे मारा जो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था। जिस पर वो कहती कि आप जानते नहीं विचेस की डिमोनिक पावर्स के बारे में। पर क्योंकि यार रोलन को ये पावर्स और ये मैजिक वगैरह बस एक फैंटेसी लगती थी, इसलिए वो एना की डिमोनिक पावर देखना चाहता था। जो सुन सबके ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक विच अगर चाहे तो उन सबको वहीं पर चलाकर राख कर सकती है। आना खुद भी इस बात से बहुत हैरान थी कि इसे मरने का तो कोई डर ही नहीं है। रोलन कहता है कि देखो, अगर तुम सच में कोई डीमन हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने फादर को ही मारना चाहिए था, पर उल्टा तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। जो सुन वो खुद भी रोने लगती है। रॉयल गार्ड उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर फिर भी रोलन उसके गले पे लगा हुआ कॉलर ही खींच देता है, क्योंकि अब तक ये कॉलर ही था जिसने उसकी पावर्स को रोक रखा था। और बस ये हटाते ही रोलन को अपनी आंखों के सामने एक ऐसी डिमोनिक पावर देखने को मिलती है जो उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। आग की लपटें केज से बाहर आ गई होती हैं, जो देख वो लोग उसे पकड़ते हुए चलने को कह रहे होते हैं, पर रोलन मना करता है कि नहीं, रुक जाओ। आग की लपटें केज के अंदर ही उसे कंट्रोल में है। आना आगे बढ़ते हुए कहती है कि तो आखिर आपने देख ही लिया इसे क्यों कहते हैं डिमोनिक पावर। उसके पूरे शरीर के कपड़े जल गए होते हैं और बड़े आराम से आग की लपटों को रोकते हुए कहती है कि अब तो आपने मेरी पावर्स देख ली ना, अब चाहो तो आप मुझे सुकून से मार सकते हो। तो रोलन अपना कोट उतार के उसे पहना देता है और कहता है कि नहीं, किसने कहा तुम मर रही हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। इसके बाद सीधा अगली सुबह दिखाया जाता है, जहां रोलन कुछ थर्मोडायनामिक्स के रूल्स को यूज करके एना की पावर्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि असल में अपनी पिछली जिंदगी में वो एक इंजीनियर था। एना के पावर्स को रोलन ने थर्मोडायनामिक्स के रूल्स से समझने की कोशिश की, जो किसी रूल्स को फॉलो ही नहीं करती थी। पर भाई यार, मैंने खुद थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे खुद नहीं समझ में आया कि आखिर इसने कंपेयर किया कैसे। इसी बीच बारो भी प्रिंस से मिलने के लिए आया होता है, जिस पर रोलन पूछता है तो फिर तुम्हारा काम पूरा हो गया क्या। असल में रोलन ने करवाया ये है कि एक दूसरे कैदी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे सबके सामने फांसी के फंदे पे लटका दिया, जिससे सबको ऐसा लगा कि वो विच ही गई है। इसे कहते हैं भाई लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। और क्योंकि बारो ही यहाँ का फाइनेंशियल मिनिस्टर है, तो रोलन उससे टाउन की सारी रिपोर्ट मांगता है कि पिछले 10 सालों में कितना खर्चा हुआ और कितने टैक्सेस बढ़े हैं, सिटी से रिलेटेड हर एक चीज की रिपोर्ट। साथ ही एक और रिपोर्ट जिसमें उसे ये पता चले कि यहाँ कितने टेक्सटाइल्स, स्टील्स और सेरेमिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये सब सुन बारो बहुत हैरान होता है, क्योंकि अब तक वो जिस प्रिंस को जानता था वो बस एक मुर्दा लाश जैसा था, जिसे आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर अब जो प्रिंस उसके सामने है वो बिल्कुल ही अलग, इसलिए वो सीधा पूछ लेता है कि आखिर आपको इन सब रिपोर्ट्स की जरूरत क्या पड़ गई। तो रोलन कहता है देखो, बस मैंने जितना बोला उतना करो, हम अपने ही टेरिटरी को ऐसे और बर्बाद नहीं कर सकते हैं। असल में रोलन ने अब तक यहाँ की जो भी जियोपॉलिटिक्स समझी है, उससे समझ में आया है कि यहाँ पर कई सारे और भी बड़े बड़े और वेल डेवलप्ड किंगडम्स हैं, जिन्हें अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेस संभाल रही हैं। हर एक के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, जहाँ वो लोग ऐश कर रहे हैं। और यहाँ रोलन पूरे किंगडम के बीचों बीच एक ऐसे बेकार से शहर में आ गया जहाँ सब कुछ बर्बाद है। रोलन अब बारोव से पूछा तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या गलत किया। इस पर बारोव कहता है कि पिछले साल आपके डिसीजन के कारण जो सब हुआ, उसके बाद तो हमारा पूरा टाउन जमीन पे आ गिरा, न हमारे पास ढंग के साधन है और न ही खाने पीने के लिए ज्यादा सामान। रोलन पूछता है तो फिर तुम क्या सोचते हो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है। जिस पर बारोव बिना सोचे कह देता है रॉयल हाउट ऑफ फोर्ट्जा बेबलाडोन के पास। तो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, ये सब बस दिखावा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया इस किंगडम को असल में चर्च कंट्रोल करता है। सिर्फ उसे ही किंग माना जाता है जिसे पोप ताज पहना है, चर्च का रूलर। यानी फिलहाल जो दुनिया के लिए किंग है वो बस एक पपेट है, बस एक दिखावा। चाहे मेरे भाई बहन जितना भी अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग कर लें, ये किंगडम एट द एंड चर्च के कंट्रोल में ही रहेगा। और हाँ यार, मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पर जितने प्रिंस और प्रिंसेस हैं वो सब प्रिंस के भाई बहन हैं, जो फिलहाल किंगडम के अलग अलग राज्यों पे रूल करते हैं। रोलन ये समझ गया था कि अगर उसे किंग बनना है तो उसे चर्च के बनाए इस सिस्टम के बाहर खुद का किंगडम बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है किंगडम के लोग, क्योंकि चर्च ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है, इसलिए वो जो भी कहता है सब लोग मानते हैं। तो अगर वो लोग किस तरह साबित कर दें कि चर्च झूठा है, तो लोग तो वैसे ही उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और ये साबित करने के लिए काम आएंगे हमारी विचेस, क्योंकि चर्च ने लोगों के मन में ये भर दिया है कि विचेस बुरी होती है क्योंकि उनके पास डिमोनिक पावर्स हैं। तो अगर रोलन किसी तरह लोगों के सामने साबित कर दे कि विचेस बुरी नहीं होती, तो ऑब्वियस बात है कि लोग चर्च के ऊपर से अपना विश्वास खो देंगे। ये सब जानने के बाद बारब को समझ आता है कि प्रिंस ने एना को क्यों बचाया। रोलन कहता है कि देखो, अगर हम जीत गए तो आगे चल के तुम मेरे राइट हैंड ही बन सकते हो, इसलिए अब से तुम मेरे किसी भी डिसीजन पे सवाल मत उठाना। प्रिंस से बात करने के बाद जब बारव बाहर आया तो रॉयल गार्ड पूछता है कि आखिर क्या हुआ, प्रिंस ने क्या कहा, वो विच को भी रखने वाले हैं क्या। पर बारव कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ एना को दिखाया जाता है, जो गार्डन में अकेले चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि बारव ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिसके अकॉर्डिंग उसे अपने काम के अनुसार पर मंथ एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। जो सुन एना भी ऑब्वियसली बहुत हैरान थी, क्योंकि इतना पैसा उसका फादर साल भर में भी नहीं कमा पाता। एना को समझ नहीं आता कि आखिर मुझ जैसे डीमन विच से प्रिंस चाहता क्या है। तभी प्रिंस एना के पास आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम तुम्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। इस पर एना पूछती है कि मुझे अभी तक तो ये समझ नहीं आया कि आपने मुझे बचाया क्यों। रोलन कहता है चलो टहलते हुए बात करते हैं, लेकिन एना कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक इंसान को जान से मारा, मुझे सजा मिलनी चाहिए और आप मुझे यहाँ बचा रहे हैं। देखो, तुमने जो भी किया बस अपने डिफेंस में किया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि लोग हमेशा से विचेस को बुरी नजरों से ही देखते आए हैं, इसलिए वो सोच रही होती है कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। जो सुन रोलन बड़े शांति से एक फ्लावर तोड़ के उसे दे देता है। हालांकि ये फ्लावर काफी खूबसूरत था, लेकिन तभी वो कहता है कि इसमें पॉइजन है। जो सुनते ही एना डर से छोड़ देती है।
तो प्रिंस कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये बस मजाक था, इसमें सच में कोई पॉइजन नहीं है, ये फूल अभी खूबसूरत है, बस मेरे हल्के से झूठ से तुम्हारी सोच बदल गई। विचिस की ताकतों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ना वो अच्छी है ना बुरी, बस उनकी ताकतों की वजह से लोगों की सोच इतनी बदल गई है कि हर कोई उन्हें खतरनाक मानता है। इस पर एना कहते हैं कि नहीं, ये पावर सच में खतरनाक है, हम विचिस एक छोटी सी भी गलती से पल भर में किसी आदमी को मार सकते हैं। रोलन कहता है कि देखो अगर तुम्हें मरना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मर सकती हो, पर तुम्हें क्या लगता है मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारा खुद बाप तक विचिस से नफरत करता है और उस जैसे हजारों लाखों लोग। अगर तुम हार मान के इसे सच्चाई मान लो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ विचिस आजाद रहेंगी। जो सुनने ना रोते हुए पूछते हैं क्या ये सब सच में हो सकता है? मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह घूमना फिरना रहना और जीना। क्या तुम जो मुझे सपने दिखा रहे हो क्या ये सब सच में हो सकता है? रोलन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, सब मुमकिन है, बस मेरा साथ दो। वो एना को अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है ताकि पिछली बार जो हुआ वैसा कुछ दोबारा ना हो। रात होने पर उसी मेड को दिखाया जाता है जिसने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी और एक चिट्ठी में प्रिंस के बदलते बिहेवियर के बारे में लिखकर किसी को भेज देती है। अगले दिन जब रोलन सारी रिपोर्ट चेक करता है तो उसे समझ आ गया कि उनका ये टाउन एक माइनिंग टाउन है जो कि किंगडम के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, पर नोबल्स के लगातार करते आ रहे करप्शन के कारण जिस टाउन को भी सबसे ज्यादा विकसित होना चाहिए था वो बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ खेती नहीं होती। रोलन बारोव से पूछता है तो आखिर खाना कहाँ से मिलता है हमें? तो बारोव बताता है कि असल में जो भी हमारे यहाँ और प्रोड्यूस होता है उसे हम लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ फूड के लिए व्यापार करते हैं। एक तरह से हमारी बॉर्डर सिटी को वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। हमसे अपना सारा जरूरत का सामान लेके वो बस हमें इतना खाना दे देते हैं ताकि बस यहाँ के वर्कर्स कम से कम जिंदा रह सकें। असल में पहले जो इस टाउन का रूलर था बोरिस, वो बिना सोचे समझे हमेशा उनकी बात माना करता था। वो बस थोड़े से फूड के लिए टाउन का सारा और उन्हें दे दिया करता था। जो सुन रोलन को भी प्रिंस की मेमोरी से बोरिस के बारे में पता लगता है और बारोव से कहता है कि हाँ तुम सही हो, इसलिए मैंने आज तक कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं जानता था कि उसकी पोजीशन छीनने के बाद मैं उसका एक डायरेक्टली दुश्मन ही बन गया। असल में यार बोरिस और बाकी नोबल्स के रिलेशन लॉन्ग सुलॉन्ग फोर्ट्रेस के प्रिंस से काफी अच्छे बन गए थे। उन्हें टाउन के प्रोडक्शन और यहाँ के लोगों की कोई चिंता ही नहीं थी, इसलिए वो लोग हमेशा से इतना ही फूड भेजते थे जितना वर्कर्स खा के जिंदा रह सके। तो रोलन कहता है ठीक है, आज से हमारे लॉन्ग सुलॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ सारे ट्रेड्स बंद होंगे, हम अपना सारा और अच्छे दामों पर वेलोसिटी को बेचेंगे और उनसे ही हमेशा फूड खरीदेंगे। तो बारोव थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, वेलोसिटी आकर इतना सारा और लेकर करेगा क्या, वो खरीदेंगे ही नहीं। तो वो कहता है ठीक है, अगर हम दाम आधा कर दे तो इतना प्रॉफिट देखकर तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन बारोव को डर था कि ये कोई फ्यूचर प्रूफ प्लान नहीं है, ऐसे तो हमारा स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई रोलन का प्लान लॉन्ग टर्म को देखते हुए ही था। वो इस टाउन के बिजनेस को तभी एक्सपेंड करेगा जब वो लोग ट्रेड करके अच्छे खासे रिसोर्सेज बिल्ड कर लेंगे। रिसोर्सेज बिल्ड करने से उसका मतलब है कई सारी बोट्स बनाना, क्योंकि उनकी ये बॉर्डर सिटी बिल्कुल नदी के किनारे पर है, एक बड़ी लंबी नदी जो पूरे किंगडम से होते हुए गुजरती है। अगर उन लोगों ने किस तरह कुछ अच्छी शिप्स बना ली तो वो लोग पूरे किंगडम में ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि पैसा ही पैसा। बारोव कहता है लेकिन अभी एक बड़ी दिक्कत है, अगर हमने लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए तो वो सर्दियों में हमारे लोगों को शेल्टर नहीं देंगे। तो प्रिंस पूछता है भला क्यों, सर्दियों में ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उनके किले की जरूरत पड़ती है? तो बारोव बताता है कि दरअसल सर्दियों में ही असली खतरा आता है। ड्रैगन स्पाई माउंटेन से मानो कि एक नर्क का दरवाजा खुलता है और वहाँ से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। सर्दियों में उन मॉन्स्टर्स का ऐसा डिमोनिक रूप देखने को मिलता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो लोग एक साथ ग्रुप में अटैक करते हैं और क्योंकि हमारी सिटी के पास बड़ी बड़ी दीवारें नहीं है तो लोगों को लॉन्ग सॉन्ग के किलों में जाकर छुपना पड़ता है। जो सुन रोलन को समझ में आ गया कि जब तक वो इन मॉन्स्टर्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता तब तक वो यहाँ कुछ बिल्ड नहीं कर सकता, और इसलिए अब वो कुछ कैप्टन्स और एक हंटर को बुलाता है जो कि अब तक उस मॉन्स्टर से लड़ चुके हैं। एक तो बेचारा प्रिंस को अपने सामने देख के इतना डर गया था कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तब दूसरा कैप्टन आगे आते हुए बताता है कि दरअसल ऑटम सीजन के एंड होने पर हम पूरे फॉरेस्ट में घूम के आसपास के जंगलों को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही हमें कोई बीस्ट के आने का साइन मिलता है हम एक सिग्नल फायर चलाते हैं, जिसे देख रूबीवुड रिवर के जरिए सब लोग लॉन्ग सॉन्ग किले की तरफ निकल जाते हैं। तो रोलन पूछता है कि रिवर की दूसरी तरफ भी अटैक होता है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, ये नदी गहरी होने के साथ साथ इसका बहाव बहुत तेज भी है, इसलिए आज तक किसी बीस्ट ने इसे क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं की। रोलन पूछता है कि इनके अपीयर होने के बाद इन मॉन्स्टर्स को शांत होने में कितना टाइम लगता है? तो वो कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने, जब तक आसमान साफ नहीं होता और सारी बर्फ हट नहीं जाती। पर पिछली बार ये टोटल 4 महीने तक चला था, जिसकी वजह से कई सारे लोग तो भूख से ही मर गए, क्योंकि हमें फूड हमारे प्रोड्यूस किए गए और के हिसाब से मिलता है। 2-3 महीने तक तो हम बचे कुछ रिसोर्सेज से काम चला लेते हैं, लेकिन चौथा महीना आते आते हमारा सारा और खत्म हो जाता है और वापस सिटी जाके हम माइनिंग तो कर नहीं सकते, तो हमें फूड मिलता ही नहीं। जो सुन रोलन को अब ये क्लियर था कि लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस उनका कभी भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन ही नहीं सकता। प्रिंस के पूछने पर हंटर आगे आके बताता है कि मैंने 2 बीस्ट मारे हैं, एक म्यूटेंट बी और एक म्यूटेंट वुल्फ। ये असल में होते तो बस एनिमल्स ही हैं, लेकिन ये हाइब्रिड एनिमल्स हैं। म्यूटेंट होने के बाद इनके अंदर की पावर 10 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद तो एक को भी रोकना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन रोलन को लग रहा था कि ये तो बस एनिमल्स है, तो फिर इतना क्यों डरना? इस पर हंटर कहता है कि नहीं, वहाँ हाइब्रिड बीस्ट भी होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म भी। इनकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि बस एक पल में ही आपको ढूंढ लेंगे। रोलन पूछता है कि सब तो ठीक है, पर अब तक तुम अपना सर झुकाए क्यों खड़े हो? तो वही कैप्टन कार्टर बताता है कि एक्साइल हेमोजन क्लैन से है। इस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, अपना सर उठाओ, जब तक तुम मेरे सिटी में हो तुम सब बराबर हो। जो सुन वो अपना नाम आयरन एक्स बताता है। रोलन अब सबको आने के लिए शुक्रिया कहकर उन्हें 10-10 सिल्वर कॉइन देके वापस भेज देता है।
जिसके बाद अब रोलन कार्टर के साथ खुद फॉरेस्ट बॉर्डर पर जाता है, जहाँ पर वो लोग सिग्नल फायर जलाते थे। आसपास के एरिया को स्टडी करने के बाद उसे समझ में आता है कि जब भी लोगों को सिग्नल मिलता है वो माउंटेन से सीधा रिवर की तरफ भागते हैं और जो पूरा डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं, बस 600 मीटर है। तभी कार्टर कहता है कि माफ कीजिए, मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, पर कहीं आप डिमोनिक पीरियड में यही रहने का प्लान तो नहीं बना रहे। तो रोलन कहता है कि हाँ सही समझे। जो सुन कार्टर बिल्कुल ही शांत हो गया, क्योंकि सिटी में बस थोड़े से ही गार्ड्स हैं जो उन लोगों को मॉन्स्टर से बचाने के लिए बहुत कम है, और तो और कैसल में 2000 लोगों के लिए जगह ही नहीं है। तो रोलन कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, हम यहाँ पर पूरे इतिहास की अब तक सबसे मजबूत दीवार खड़ी करेंगे। अगर तुम लोग भूल गए तो मैं बता दूं कि रोलन पिछली दुनिया में एक इंजीनियर था, इसलिए उसे इतना तो विश्वास है कि अपने मॉडर्न एजुकेशन के साथ वो एक बड़ी मजबूत दीवार खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ बेचारा बारोव ये सोचकर परेशान होता है कि आखिर प्रिंस के अंदर इतना बदलाव आ कैसे गया, क्योंकि पहले जो प्रिंस था वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। उसे अपने टाउन और लोगों की कोई परवाह ही नहीं थी। रॉयल फैमिली के नाम पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा, जिस वजह से उसे खुद के भाई तक नहीं पूछते थे और न ही कोई उसे जरा भी वैल्यू देता। बस कर यार, कितना बेइज्जती करेगा। यहाँ पता लगता है कि बारोव प्रिंस के अंडर काम करने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि किंग ने वादा किया था कि वो उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। पर अब जो प्रिंस उसके सामने है उसे देखकर तो वही परेशान है कि आखिर रोलन को हुआ क्या। एना को बचाने के बाद एक ही रात में वो इतना बदल गया कि उसने टाउन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी प्लानिंग भी कर ली। हमें हर चीज दिखाई तो नहीं गई, लेकिन रोलन ने बारोव के सामने ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज रखी हैं जो उसने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं थी। पर भले यार रोलन के पास काफी सारी फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन अगर वो ये डिमोनिक पीरियड बिना लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस की मदद लिए सर्वाइव नहीं कर पाया तो इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं। और यही सब सोचकर बारोव काफी परेशान हो रहा होता है। सर्दियां आने में बस अभी 3 महीने बचे हैं और इस 3 महीने में ही रोलन 600 मीटर लंबी दीवार खड़ी करना चाहता है, जो कि बेहद ही मुश्किल है। दूसरी तरफ कार्टर खुद सभी वर्कर्स को मैनेज कर रहा होता है, जहां वो लोग लाइमस्टोन और क्ले को एक साथ मिक्स कर रहे थे एना के फायर पावर की हेल्प से। जिसके बाद प्रिंस का ऑर्डर आता है कि ठीक है, अब इसमें जिप्सम मिलाओ और इसे पाउडर में तैयार करो। लेकिन कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है चिंता मत करो, ये ऐसा कुछ है जो अब तक के इतिहास में पहली बार होगा। अब उसका जब वो मिस्टीरियस पाउडर रेडी हो जाता है तो एना से कहता है कि आओ अब मैं तुम लोग को एक मैजिक दिखाता हूँ। तो एना पूछती है क्या आपको भी मैजिक आता है क्या। तो रोलन कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा मैजिक थोड़ा अलग है और इसका नाम है साइंस। और वो कार्टर को पाउडर में पानी मिक्स करके कुछ पत्थरों के ऊपर डालने के लिए कहता है और कल सुबह तक वो पूरा सॉलिड बन जाएगा। शुरू में तो कार्टर को यकीन नहीं था कि इससे क्या ही हो जाएगा, पर सुबह होते होते वो पाउडर बिल्कुल सॉलिड बन गया होता है। रोलन कार्टर से कहता है कि जरा एक बार से तोड़ने की कोशिश करो। तो वो भी अपना फावड़ा लेके बहुत जोर से मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, पर अब वो पाउडर स्टील जैसा मजबूत हो चुका था, जो देख कार्टर बहुत खुश हो गया कि अगर ऐसा तो हम तो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। 5 साल में ही पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी और तो और हमारा कैसल ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अपना रोलन प्रिंस तो भाई इससे ही बड़ा सोच रहा था, एक बड़ी दीवार के साथ साथ 10,000 घर, जिससे लोगों को शेल्टर मिलेगा और सब सुकून से रह पाएंगे। रोलन ऐसे घर बनाना चाहता था जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसे घर जो आंधी तूफान भूकंप किसी से भी डिस्ट्रॉय ना हो। वो कार्टर से कहता है कि वॉल की कंस्ट्रक्शन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और एना का काम है रोज इन मटेरियल्स को बनाने में हेल्प करना। रोलन वापस जा ही रहा था कि तभी कार्टर पूछता है कि आखिर इस पाउडर का नाम क्या है। तो रोलन कहता है कि अच्छा इसका नाम है सीमेंट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसने यहाँ के लोगों के लिए सीमेंट का ही आविष्कार कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद रोलन को पता लगता है कि कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइम पे काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। बारोव प्रिंस से कहता है कि देखिए कार्टर मेहनती तो है, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन का अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक 600 मीटर जितनी लंबी वॉल बनाने के लिए हमें एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। रोलन को भी समझ में आ गया था कि सीमेंट वाला सोल्यूशन पावरफुल तो है, लेकिन अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। इसलिए बारोव से कहता है कि तुरंत जाओ और स्टोन मैसन्स को ढूंढो। स्टोन मैसन्स मतलब पत्थर तराशने वाले। लेकिन बारोव कहता है कि नहीं, हमारे सिटी में कोई भी ऐसा स्किल्ड बंदा नहीं है। तो रोलन कहता है कि फिर बाहर जाओ, लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस या फिर वेलोसिटी, जहां भी जाना पड़े जाओ, पर उसे ढूंढ के लाओ। दूसरी तरफ टाउन में एक आदमी फांसी वाली जगह पर जाकर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि शायद यहीं पर मेरे स्टूडेंट आना को फांसी दी गई होगी, क्योंकि यार कुछ समय पहले तक ये बंदा आना का टीचर हुआ करता था, जब तक लोगों को ये नहीं पता चला कि वो एक विच है। वो अभी बहुत दुखी था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके एक और स्टूडेंट ने कन्फ्रंट किया था कि वो भी एक विच है। अपने स्टूडेंट को ऐसे मौत की सजा मिलता देख उसके लिए तो जैसे नर्क के बराबर था। तभी उसे पास खड़ा एक आदमी आवाज देकर बुलाता है, क्योंकि ये टीचर देखने में थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए वो लोग उसे बुलाकर कहते हैं कि जरा पढ़ के बताना ये रॉयल नोटिस में आखिर क्या लिखा है। टीचर जोर से पढ़ते हुए सभी को बताता है कि इसमें किस तरह के जॉब के बारे में लिखा है। 20-40 साल के लोग पत्थर तोड़ने के लिए चाहिए, कुछ जनरल वर्कर्स और मास्टर बिल्डर्स के लिए जगह खाली है, जिन्हें किले या फिर बड़ी इमारतें बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। सबकी सैलरी अच्छी होगी, जहाँ मास्टर बिल्डर्स को 1 गोल्ड कॉइन पर मंथ मिलेगा। जो सुन लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम हमें भी कमाने का मौका मिलेगा। टीचर भी समझ जाता है कि मेरे लिए भी एक लाइफ चेंजिंग चांस है और सीधा भागते हुए इंटरव्यू के लिए प्रिंस के पास आके बताता है कि मेरा नाम है कार्ल वान वेट, मैं भले ही यहाँ टीचर हूँ, लेकिन मैंने पैलेस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काम किया है, साथ ही कई सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे कि एसफोर्ट। एसफोर्ट का नाम सुनते ही बारोव भी बहुत हैरान हो गया और पूछता है कि क्या तुम सच में एसफोर्ट के मेंबर थे। तो कहता है कि हाँ, मैं उनका एक मेंबर हूँ। तो रोलन पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एसफोर्ट के टाइम तो बड़ा कोलैप्स हुआ था और वहाँ काम कर रहे सारे मेंबर्स को भी मार दिया गया था। तो कार्ल बताता है कि नहीं, वो सारी कहानी झूठी है। एसफोर्ट के बनते वक्त बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर्स ने रिश्वत लेकर काम किया था। वो लोग बिल्डिंग में बड़े ही बेकार स्टोन यूज कर रहे थे, जिनके लिए
उन्हें वार्न भी किया गया था, पर उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आखिर में वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बच गए और सारे वर्कर्स को जान से मार दिया गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये सब वक्त से थोड़ा पहले ही पता लग गया, इसलिए मैं एक रात चुपचाप वहाँ से भाग गया और अब यहाँ आकर छुप छुप के जी रहा हूँ। तो प्रिंस पूछता है कि भला तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो, वो भी अपनी जान रिस्क में डालते हुए। जिस पर कार्ल कहता है कि देखिए, उस समय भागना मेरी मजबूरी थी, अगर नहीं भागता तो वहीं मारा जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिले। मैं जिंदगी भर बस एक स्टोन मैसन रहा, मुझे यही करना है। तो रोलन बारोव से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अगर आप कानून के मुताबिक देखेंगे तो यह भी एक क्रिमिनल है, लेकिन अभी हमारे लिए इसे हायर करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है, अब से तुम्हारे सारे गुनाह माफ, तुम अब से एक मास्टर बिल्डर हो और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के मेंबर भी। जो सुन वो बहुत हैरान था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने ये सब बता के अपनी मौत को ही दावत दे दिया। रोलन अब उठकर मैप दिखाते हुए बताता है कि ठीक इस जगह पर हमें वॉल बनानी है। इस पर कार्ल कहता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, बस 150 लोगों के साथ तो इसमें 3 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, हमें ये किसी भी हाल में डिमोनिक पीरियड से पहले खत्म करना होगा। तो कार्ल प्लान चेंज करता है कि हमें कुछ बदलाव करने होंगे। अगर इसकी हाइट और विड्थ हम चेंज कर दें तो 200 लोगों के साथ 1 महीने में फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि बार बार स्टोन को तोड़ना और लाना बहुत मुश्किल काम है, जिसमें काफी समय लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें स्टोन्स टाइम पर दे दूं तो क्या 3 महीने में बन जाएगा। कार्ल कहता है कि हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रोलन उसे अपना बनाया वही सीमेंट दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि इस मिडिवल एज में पहली बार किसी ने इन्वेंट किया था। इसलिए कार्ल बहुत हैरान होता है कि आखिर ये चीज है क्या। अगर सही में हम ये यूज कर सकते हैं तो फिर हमें स्टोन वाला प्रोसेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे तो हमारी कंस्ट्रक्शन स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि शायद सब कुछ टाइम पे हो जाए। कार्ल अपना काम शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, पर जाने से पहले प्रिंस को एक सीक्रेट बताना चाहता था। लेकिन तभी प्रिंस से मिलने के लिए एना वहाँ पर आती है, जो देख कार्ल क्या तो बिल्कुल फटी की फटी रह गई कि आखिर ये यहाँ पर कैसे, ये तो मर गई थी ना। एना भी कार्ल को पहचान लेती है और बताती है कि ये मेरे टीचर हैं। मैं तो तुम्हें सपनों में देखता रहता था, मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं रही, पर तुम्हें जिंदा देख के मैं बहुत खुश हूँ। और वो अपने घुटनों में बैठ के प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है एना को बचाने के लिए। रोलन कहता है कि चिंता मत करो, मैं बाकी लोगों की तरह विचेस को बुरा नहीं मानता और न ही मैं चर्च की तरह कभी उनका शिकार करूंगा। जो देख कार्ल को प्रिंस पे विश्वास हो गया था और बताता है कि सिटी में एक और विच है और वो भी मेरे स्टूडेंट ही है। जो सुन रोलन हैरान तो था, पर फिर हल्का सा एक स्माइल करता है। वो एक बच्ची है जिसका नाम है नीना और उसे अभी अभी पता लगा है कि वो एक विच है। ये कितनी खुशी की बात है कि उसे भी आपकी हैरम बनने का मौका मिलेगा। दरअसल यार कार्ल को ये लग रहा था कि एना प्रिंस की हैरम बन गई है। उसे लग रहा था कि प्रिंस ने अपनी मौज काटने के लिए एना को अपने पास रखा है। जो सुन बारो बहुत हंसने लगता है कि इसने ये क्या समझ लिया। तब रोलन बताता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एना को इसलिए बचाया क्योंकि मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी, वही है जिसकी वजह से मैं ये सीमेंट बना पा रहा हूँ। जो सुन बेचारा कार्ल शर्म के मारे लाल हो जाता है। रोलन कार्ल से बात करने के लिए उसे साइड में लाता है, जहाँ बारोव से उन्हें पता लगता है कि नीना एक नोबल की बेटी है। अगर नोबल्स को पता लग गया कि वो एक विच है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। रोलन कार्ल से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसे अपना एक लेसन देने के बहाने मेरे पास ले आना, बाकी बारोव का काम होगा उसे चुपचाप अंडरग्राउंड किचन में लेकर आना। तो थोड़ी देर बाद ही कार्ल नीना को लेकर भी आ जाता है। बेचारी के गाल शर्म के मारे बड़े लाल हो रहे थे, क्योंकि कार्ल ने रास्ते में उससे वही प्रिंस का हैरम बनने वाली बात की थी। रोलन अब सामने आते हुए उसे अपने पास बैठने को बुलाता है, पर वो बेचारी कुछ ज्यादा शर्मा रही थी। तो वो अब छोटी लड़कियों को बनाने वाला अल्टीमेट वेपन यूज करता है, जो कि है केक पेस्ट्री। जो देख उसका मन तो ललचा रहा था, पर फिर भी खुद को रोक लेती है। इसी बीच जैसे ही उसने एना को नीचे आते हुए देखा तो भागकर रोते हुए उसे गले लग जाती है, क्योंकि एना नीना के लिए एक बड़ी बहन जैसी थी। अब जब वो तीनों साथ बैठे होते हैं तो प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक विच हो, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता लगा। तो नीना बताती है कि दरअसल मुझे 1 हफ्ते पहले एक छोटी सी बर्ड मिली थी जिसके पैर टूटे हुए थे। मैं उसे बचाना चाहती थी और इसी बीच मुझे फील हुआ कि जैसे मेरे हाथों से कुछ निकल रहा हो, एक अजीब सा पानी का चिपचिपा गोला जो पूरे बर्ड के अराउंड रैप हो गया और फिर पता नहीं कैसे वो ठीक हो गई। रोलन समझ जाता है कि इसकी पावर हीलिंग है और कार्टर से किसी इंजर्ड या फिर मरे हुए जानवर को लाने के लिए कहता है, ताकि नीना के पावर्स टेस्ट कर सके। और इसके बाद रोलन उसकी पावर्स का सभी जानवरों के ऊपर एक एक करके टेस्ट लेता है, जहाँ नीना किसी के भी जख्म भर सकती थी, बॉडी का कटा हुआ कोई भी पार्ट जोड़ सकती थी, पर अगर वो पार्ट पूरी तरह से खो गया तो ठीक नहीं कर सकती, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। कार्टर को भी ये देख समझ आ जाता है कि प्रिंस विचेस को बचा क्यों रहे हैं, ताकि उनकी पावर्स का एक सही जगह पर यूज हो सके। रोलन कहता है कि देखो, हम इसे यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अब रोज रोज किसी भी तरह नीना को यहाँ लाने का एक तरीका ढूंढो, हमें उसे और ट्रेनिंग देनी होगी। तो कार्टर पूछता है कि आप उसे मेंशन में क्यों नहीं रख लेते। रोलन कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, अभी इसके विच होने के बारे में किसी को भी नहीं पता, और तो और वो नोबल फैमिली से भी है। अगर अभी हमने उसे यहाँ रख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ डिमोनिक बीस्ट ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आसपास भी हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो हम पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। वही दूसरी तरफ एक नाइट प्रिंस की बहन गार्सिया को लेटेस्ट न्यूज दे रहा होता है कि कैसे वेलेंग्रा फ्लीट एक सक्सेसफुल रेड से लौट आया। उन्होंने एक मर्चेंट शिप की इकोनॉमी को टारगेट किया, जिसमें लूट इतना था कि पूरी एक आर्मी को साल भर बिठा के खिला सके। गार्सिया कहती है कि अरे वाह, बहुत खूब, तो इस रेड को लीड करने वाले कैप्टन का क्या नाम है। तो बताता है कि उसका नाम ड्रेक है। जो सुनते ही गार्सिया उसी वक्त ड्रेक को एक नाइट की पोजीशन में प्रमोट कर देती है, जिससे अब
अब उसके पास वेलेंग्रा फ्लीट का सारा कमांड होगा और साथ ही रेड में मिला पूरा सामान भी। नाइट कहता है कि लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी है, प्रिंस रोलन पर किया गया असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया। उसकी वाइन में हमने पॉइजन तो दिया था लेकिन इससे बस वो कुछ सेकंड्स के लिए ही सोया। गार्शिया कहते हैं कि मतलब साफ है कि हम फेल हो गए, लेकिन फिर भी ठीक है कि अगर हमारी वो असैसिन अब तक पकड़ी नहीं गई तो मैं उसे एक और चांस दे सकती हूँ। साथ ही वो एक अल्केमिस्ट जिसका नाम एम्बिस है उसे फांसी की सजा देने के लिए कहती है क्योंकि उसने ही वो पॉइजन बनाया था जो प्रिंस के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन गार्शिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि दवा बिल्कुल सही थी, असली प्रिंस तो कब का मर चुका है और अब उसकी बॉडी में है एक बेरोजगार जीनियस इंजीनियर। इधर अगले दिन लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर बॉर्डर सिटी यानी कि रोलन के टाउन में कुछ मिनरल्स लेने के लिए आया होता है और हैरानी की चीज उसे ये देखने को मिलती है कि वेलोसिटी का एक शिप बॉर्डर सिटी को ढेर सारा फूड ला कर दे रहा है। वहीं इधर बारो अपने प्रिंस को सारा अपडेट दे रहा होता है कि सिटी वॉल का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही चल रहा है और कार्ल ने भी एक गारंटी दी है कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने जो फूड वेलोसिटी से खरीदा था वो भी आ चुका है और फिलहाल इतने अच्छे अमाउंट में है कि सर्दियों तक पूरे शहर को पेट भर अच्छे से खिलाया जा सके। बारो थोड़ा टेंशन में कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन आखिर बजट का क्या, क्योंकि फिलहाल आपको भी ये पता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में ही हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे कंस्ट्रक्शन को मिला के बाकी सारे बड़े खर्चे शाही तिजोरी से ही यूज हो रहे हैं जो अब बस ज्यादा से ज्यादा साल भर ही चल पाएंगे। लेकिन रोलन को इस चीज की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके मुताबिक अगर एक बार ये वॉल बन के कंप्लीट हो गई तो बॉर्डर सिटी और उन लोगों की पोजीशन अपने आप स्ट्रांग बन जाएगी। बारोव कहता है कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन दिक्कत ये है कि ड्यूक रियान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसी बीच उन्हें एक मैसेंजर आके बताता है कि लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर यहाँ पर आया है, तो रोलन तुरंत बारोव से कह के एक शाही ग्रैंड फूड बैंक्वेट तैयार करवाता है जिसमें बड़े ही रॉयल और यूनिक डिशेस बनकर तैयार करे गए थे। दरअसल ये सब कुछ एक फ्लैक्स था एम्बेसडर को दिखाने के लिए कि अब हमारे लिए फूड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डाइनिंग रूम में एम्बेसडर के चेहरे की यह हालत देखकर रोलन समझ जाता है कि उसे जरा भी आइडिया नहीं है कि हमें इतना क्वालिटी फूड कहाँ से मिला, क्योंकि अब तक तो उनका लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस ही खाना सप्लाई करता था। साथ ही वो प्रिंस के थोड़ा खाने के स्टाइल से भी कंफ्यूज था और पूछता है कि आखिर तुम्हें खा किस चीज से रहे हो। दरअसल यार रोलन चॉपस्टिक से खा रहा था जो कि यहाँ के लोगों ने कभी देखा ही नहीं और एम्बेसडर को चॉपस्टिक्स के बारे में समझाते हुए कहता है कि अब से मैं इनका यूज करना अपने टाउन में कॉमन बना दूंगा, क्योंकि ये चांदी से बहुत ज्यादा सस्ते भी होते हैं और हाइजीनिक भी। साथ ही रोलन मौका देख के उसे थोड़ा टोंट मारते हुए कहता है कि अब तो वैसे भी हमारे सिटी में कुछ अच्छा खाना नहीं है, तो अब इन्हीं सब बच्चे कुछ ऐसे काम चलाना होगा। जो सुन बेचारा एम्बेसडर भी हैरान होता है कि बचा कुचा खाना ऐसा दिखता है क्या। लेकिन अब इससे पहले कि उसकी और जले रोलन बता देता है कि ये सारा खाना तुम्हारे वेलकम के लिए बनाया गया है जो आज ही बिल्कुल फ्रेश वेलोसिटी से आया है। जो सुन वो भी बहुत हैरान था क्योंकि अब तक के इतिहास में बॉर्डर सिटी ने पहली बार वेलोसिटी के साथ ट्रेड किया। अब खाना पीना खत्म हो जाने के बाद एम्बेसडर अपने मेन बात पर आते हुए प्रिंस से कहता है कि आपने अब तक और समय डिलीवर नहीं किए और इसकी डेडलाइन भी निकल चुकी है। लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस ने अपना फूड भी तैयार कर दिया है भेजने के लिए, पर आप लोग की तरफ से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो रोलन उसे थोड़ा बहाने से टालते हुए कहता है कि दरअसल कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से हमारे कुछ माइंस कोलैप्स हो गई हैं, इसलिए हमने प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रोक दिया है। अभी फिलहाल हमारे पास बस 2 महीने का ही प्रोडक्शन स्टॉक में है। एम्बेसडर पूछता है तो फिर आप वही 2 महीने का सप्लाई अभी क्यों नहीं दे देते। तो रोलन कहता है कि ऑब्वियस ही बात है, मेरे बस इस 2 महीने के सप्लाई से लॉन्गसॉन्ग मुझे कभी भी इतना फूड नहीं देगा जो मैं अपने लोगों को 2 महीने तक खिला पाऊँ। वैसे भी 2 साल पहले फूड शॉर्टेज की वजह से हमारे यहाँ काफी सारे लोग मर गए थे और मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दे सकता। रोलन अपनी आवाज में सख्ती दिखाते हुए कहता है कि अब से लॉन्गसॉन्ग के साथ बॉर्डर सिटी का ट्रेड बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना सारा बचा कुचा मिनरल वेलोसिटी को बेच चुका हूँ और यहाँ के लोगों के लिए सर्दियाँ सर्वाइव करने तक हमने सारा फूड भी खरीद लिया। और हाँ, मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि वेलोसिटी के साथ ट्रेड करना हमारे लिए तुमसे ट्रेड करने से ज्यादा बेटर है। ये सब सुनकर एम्बेसडर को ये समझ में आ गया होता है कि किनारे पर वेलोसिटी के शिप्स क्यों खड़े थे, पर वो इस बात को भी अच्छे से जानता था कि वेलोसिटी कभी भी आयरन और जैसे मिनरल्स का ट्रेड नहीं करता, इसलिए शायद प्रिंस को कुछ खास प्राइस नहीं मिला होगा, शायद बस मार्केट वैल्यू का आधा ही मिला हो। मतलब साफ है कि प्रिंस वेलोसिटी के साथ घाटे में सौदा कर रहा है। एम्बेसडर कहता है कि देखो ये बात तुम भी जानते हो कि लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस कितना पावरफुल है, पिछले कई पीढ़ियों से हम लोग आपके साथ काम करते आ रहे हैं, तो बॉर्डर सिटी के लिए इतने बड़े वॉल्यूम में मिनरल्स बेचना हमारे साथ ही फायदेमंद होगा। और एक ऑफर देते हुए कहता है कि जहां आप वेलोसिटी को 50% के मार्जिन पे सारा मिनरल्स दे रहे हो, वही चीज हमें 30% के मार्जिन पर दे दो, आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। रोलन कहता है कि हाँ, तुम्हारा सौदा बुरा नहीं है, इससे सभी का फायदा होगा, पर क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि लॉन्गसॉन्ग फैमिली के 6 के 6 मेंबर्स इस बात पे राजी होंगे। एम्बेसडर कहता है कि हाँ, मैं ये प्रपोजल उनके सामने भी रखूंगा और यही कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट डील मिले। तो रोलन कहता है कि ठीक है, उम्मीद करते हैं खबर अच्छी मिले। पर जाने से पहले उसे एक बात की चिंता हो रही थी कि डिमोनिक पीरियड बस 2 महीने ही दूर है और बॉर्डर सिटी के लोगों के लिए लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में जाने का सफर लंबा और खतरनाक होगा, तो उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। तो रोलन मुस्कुराते हुए कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं अपने लोगों को तुम्हारे किले में नहीं भेजूंगा, बल्कि एक पावरफुल वॉल तैयार करूंगा और खुद डिमोनिक बीस्ट से अपने लोगों की रक्षा करूंगा। जिसके बाद एम्बेसडर अपने घोड़े पर सवार वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डील से सबका भला हो। लेकिन रोलन इस बात को अच्छे से जानता था कि भले ही एम्बेसडर अपने इंटेंशन को कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन
लेकिन लॉन्गसोंग की वो 6 फैमिली कभी भी इस डील के लिए एग्री नहीं करेगी। और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही एम्बेसडर लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के रूलर ड्यूक रेयान को उनके वॉल वाली बात के बारे में बताता है तो वो सब हंसने लगते हैं कि भाई एक वॉल इन्हें क्या ही बचा लेगी। ड्यूक उन नोबल्स के बीच बैठे बोरिस से पूछता है कि तुम इस वॉल के बारे में भला कितना जानते हो, लेकिन इस मोटे को तो घंटा कुछ नहीं पता था, उसे इन मामलों के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। तो ड्यूक अपने उसी एम्बेसडर पेट्रोव से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। दरअसल बात ऐसी है कि फिलहाल प्रिंस रोलन चाहते हैं कि ट्रेड करेंसी से हो, न कि हमेशा की तरह थोड़े बहुत फूड से। इस हिसाब से देखा जाए तो 30% कम प्राइस पर भी उनके मिनरल्स लेना हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। लॉन्ग टर्म में हमारा डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने का खर्चा भी कम आएगा और तो और खेती बाड़ी के लिए अच्छी खासी जमीन भी मिल जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे तो किंगडम के रूल्स के हिसाब से रोलन बस 5 साल तक ही अपनी गद्दी पर है, तो अगर वो ऐसे ही ग्रोथ करता रहा तो बहुत जल्द बॉर्डर सिटी ऊंचे मुकाम छुएगी। इसलिए उसका मानना है कि प्रिंस की हेल्प करने में हमारा ही फायदा है, हमें कम प्राइस पर ही ट्रेड करना चाहिए। ड्यूक कहता है कि देखो तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर तुम अभी एक मर्चेंट की तरह सोच रहे हो, क्योंकि मर्चेंट सिर्फ व्यापार बढ़ाकर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, पर एक किंग कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। हम लोग कभी किसी ऐसे इंसान के साथ डील नहीं कर सकते जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें, इसलिए अगर किसी ने हमारे रूल नहीं माने तो सजा तो मिलेगी ही। अगली सुबह इधर अपना प्रिंस रोलन सभी बॉर्डर सिटी के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी स्पीच देते हुए बताता है कि लॉन्गसोंग किले ने माइंड कोलैप्स की वजह से हमें फूड भेजने से मना कर दिया और अब हमें इसी तरह छोड़ दिया गया है मरने के लिए, जैसे पहले भी कई बार हो चुका है। साथ ही इस बार का तो ये भी अंदाजा है कि डिमोनिक पीरियड 4 महीने से भी ज्यादा चलेगा और अगर कुछ नहीं बदला तो 2 साल पहले जो हुआ था वही होगा, हमारे अपने लोग भूखे मरेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि इस बार के हालात और बद से बदतर हो जाएं। जो सुन सब लोग काफी उदास हो गए थे। तो प्रिंस कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले ही तुम सभी लोगों के लिए सर्दी का इंतजाम कर लिया। ढेर सारा ब्रेड, मीट, चीज और बहुत सारी चीजें, हमारे पास फिलहाल सब कुछ है। और मैं अपनी कसम खाई कहता हूँ कि आगे से दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं अपने लोगों को कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। जो सुन सब लोग प्रिंस का नाम लेते हुए खुशी से उसे चीयर अप करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस वजह से लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस हमसे नाराज हो गया है और उन्होंने धमकी दी है कि वो हमें सर्दियों में कोई शेल्टर नहीं देंगे। पर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फिलहाल सिटी के वेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ जो हमारे डिमोनिक पीरियड में काम आएगा। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो जो भी डिमोनिक बीस्ट है जिनसे हम लोग इतने सालों से डरते आ रहे हैं, वो मामूली जानवर से कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। और सिर्फ इसके लिए मैं एक आर्मी तैयार कर रहा हूँ, मलेशिया आर्मी, जिसमें तुम लोग शामिल होगे। जो कोई भी अपने घर को बचाना चाहता है और इस सिटी की रक्षा करना चाहता है वो मलेशिया आर्मी में ज्वाइन हो जाए। हर एक मेंबर को 25 सिल्वर कॉइंस मिलेंगे और अगर कोई बैटल में मारा गया तो उसकी फैमिली को 5 गोल्ड कॉइंस कंपनसेशन के तौर पर। तो अब फैसला तुम लोगों का है, क्या तुम लोग लॉन्गसोंग के उन झुग्गी झोपड़ियों में रहकर भूख से मरना पसंद करोगे या फिर ठंड और मॉन्स्टर्स के डर के बिना यहाँ इज्जत से मरना चाहोगे? अगर सच में तुम लोग अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो फिर हमारे साथ जुड़ जाओ। अब से तुम लोग की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जो सुन आसपास सभी लोग जोश में आते हुए कहते हैं कि हम लड़ेंगे, हम बचाएंगे अपने शहर को। रात में अब जब वो नीना और आना के साथ बैठा होता है तो कार्टर से पूछता है कि आखिर उस शिपमेंट का क्या हुआ। तो वो कहता है कि हाँ पहुंच तो गया है, लेकिन प्रिंस आपको भला इतना पाउडर, आइस और स्नो क्यों चाहिए? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए है, तुम लोगों के लिए एक नया मैजिक। कुछ देर बाद जब वो अपने रूम में वापस आया तो उसके सामने एक ग्लास में वाइन पड़ा हुआ था, पर जैसे ही वो पीने जा रहा होता है खिड़की पर एक पत्थर आके लगता है। रोलन चेक करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी एक औरत अचानक कहीं से आके उसे गले पे चाकू रख देती है। वो डर के मारे जरा भी हिल नहीं पाता, ये सोचते हुए कि आखिरकार ये असैसिन आज मुझे मार ही देगा। लेकिन तभी वो उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहते हैं कि हम लोग दुश्मन नहीं है, मैंने सही कहा ना। तब रोलन की नजर उसके कपड़ों पर लगे सेक्रेट माउंटेन के सिंबल पर जाती है, जो देख वो समझ गया कि ये वो असैसिन नहीं है, शायद ये विच एसोसिएशन से कोई है। वो कहते हैं कि अरे वाह, देखते ही समझ गए, काफी पढ़े लिखे लगते हो। और अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए अपना नाम बिबिल बताती है। उसकी खूबसूरती देखकर तो बेचारे रोलन का मुंह खुला खुला ही रह जाता है, मतलब कि ये भी एक विच ही है। तो पूछता है कि अगर तुम्हारा मुझे मारने का इरादा नहीं है तो आखिर तुम यहाँ पर हो क्यों? बिबिल पहले तो का शुक्रिया अदा करती है एना और नीना को बचाने के लिए, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने एक विच को पकड़ लिया तो मैं उसे बचाने आई थी। पर यहाँ आकर जब मैंने देखा कि तुमने खुद उसकी जान बचाई तो मैं भी बहुत हैरान थी। हालांकि मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर तुम इतने लकी हो जो विचेस को मॉन्स्टर नहीं मानते, पर फिर भी विच एसोसिएशन की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। बिबिल अब उसके बेड पे बैठते हुए कहते हैं कि आओ जरा बैठ के बात करते हैं। रोलन बेचारा थोड़ा तो डरा हुआ था, पर एक लड़के जब खुद बेड पे बुलाया तो आखिर वो मना कैसे करता। जब उसे यकीन हो जाता है कि चलो मैं सेफ हूँ तो वो पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो बिबिल उसकी जुल्फों को सहलाते हुए कहते हैं कि मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा उनकी आंखों में विचेस के लिए डर होता है, पर तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी आंखों में हमारे लिए उत्सुकता दिखती है। बिबिल बताती है कि जब से मैं यहाँ आई इस पूरे हफ्ते मैंने तुम्हें बस इनविजिबल होकर ऑब्जर्व किया, पर लगभग तुम्हारी हर एक चीज देखी, हाँ जो तुम सोच रहे हो वो भी। तो रोलन पूछता है कि तो भला अब क्यों सामने आई? तो बिबिल बताती है कि तुम्हारी एक मेड ने तुम्हारे वाइन में पॉइजन मिलाया था, अगर मैं सामने नहीं आती तो तुम अब तक रेस्ट इन पीस हो चुके होते। जो सुन रोलन भी हैरान था कि मेरे ही लोग मुझे मारना चाहते हैं। बिबिल कहते हैं कि हाँ सही कहा, तुम्हारा ये घर जितना तुम सोचते
सोचते हो उतना भी सेफ नहीं है। रोलन जब उसका शुक्रिया अदा करता है तो वो कहते कि नहीं रहने दो, तुमने ऐना की जान बचाई और मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर। साथ ही मैं ऐना और नीना को अपने साथ ले जा रही हूँ। रोलन पूछता है पर क्यों, कहाँ ले जाओगी? वहीं जहाँ हमारी विच एसोसिएशन है, क्योंकि सिर्फ वही एक जगह है जहाँ हम जैसे विचेस शांति और सुकून से रह सकती हैं। तो रोलन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ रहने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। नहीं, अभी एक चीज है जो तुम नहीं कर सकते, तुम उन्हें सेक्रेड माउंटेन तक गाइड नहीं कर सकते और वही उनकी असली जगह है। तो रोलन पूछता है क्या तुम नॉर्थ के माउंटेन्स की बात कर रही हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। देखो मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मैं उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। डिमोनिक पीरियड बस 2 महीने दूर है, पूरा माउंटेन स्नो से भर जाएगा और हर जगह सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स भरे पड़े होंगे। तो मैं नीना और ऐना को ऐसी जगह भला कैसे जाने दे सकता हूँ? वो बिबिल से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम और तुम्हारी बाकी विजेस हमारे शहर में ही रुक जाएं जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती और विंटर के बाद सेक्रेड माउंटेन की तरफ निकल जाना। जो सुन बिबिल समझ गए कि ये पूरी विच एसोसिएशन को सिटी में लाने की बात कर रहा है। हालांकि उन लोगों के लिए आइडिया इतना बुरा नहीं है, पर फिर भी वो मना कर देती है, क्योंकि भले ही रोलन विचेस से नहीं डरता पर यहाँ के लोग डरते हैं और अगर ये बात चर्च को पता लग गई तो वो उन सबको मारने के लिए आ जाएंगे। बिबिल पूछती है कि आखिर तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो, जबकि तुम्हारे लिए भी उन दोनों को भेज देना ही सही है। तो रोलन कहता है कि वो वैसी बात है, वो लोग मेरे लिए जरूरी है। बिबिल पूछती है तो फिर क्या तुम अपने और इस बॉर्डर सिटी के फायदे के लिए ऐना की जान खतरे में डालना चाहते हो? यहाँ रोलन को ये जानने को मिलता है कि जब विचेस 18 साल की होती है तो उनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा टेस्टिंग फेज शुरू होता है। ज्यादातर विचेस डिमोनिक पीरियड के बीच ही अवेकन होती है और जो भी 18 साल से पहले अवेकन नहीं होती वो कभी भी विच नहीं बन पाती, और जो बन चुकी होती हैं उन्हें हर साल अपने अवेकनिंग के दिन डिमोनिक पोजेशंस झेलना पड़ता है। उनका पूरा शरीर अपने लिमिट तक पहुंच चुका होता है, बॉडी सारा खून बाहर फेंकने लगता है और आंखें तो मानो बाहर ही आ जाती हैं। तब अगर वो इस दर्द को सर्वाइव कर जाए तो उनका शरीर 4-5 दिन में रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर वो फेल हो गई, सह नहीं पाए, तो उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। उनका पूरा शरीर ऐसे जल के राख हो जाता है कि जैसे किसी ने उन्हें आग की भट्टी में ही डाल दिया हो। बिबिल कहते हैं कि सिर्फ इसलिए बहुत सारी विचेस 18 साल पे ही मर जाती हैं। ऐना भी जल्द ही अपने अवेकनिंग स्टेज पे पहुंचने वाली है, इसलिए प्लीज तुम समझो, उसका हमारे साथ एसोसिएशन में रहना ही ज्यादा अच्छा होगा। वो कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि ऐना और नीना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर कम से कम उन्हें एक जीने का चांस तो मिलना चाहिए। जो सुन रोलन भी मान जाता है, क्योंकि अगर ऐना को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो बिबिल उसे थैंक्स कहते हुए गायब हो जाती है। रोलन अब ऐना के रूम में जाकर उसे सब कुछ समझाता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना कितना जरूरी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ऐना जाने से साफ इनकार ही कर देती है। तो बिबिल खुद सामने आकर समझाती है कि तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर ऐना का साफ कहना था कि मैं सब सह लूंगी, अगर मैं प्रिंस के साथ हूँ तो मतलब मैं सेफ हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। जो देख रोलन कुछ बोल ही नहीं पाता। बिबिल भी उसकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मदद के लिए मैं भी सिटी में ही रुकूंगी, और प्रिंस के पास आके धीरे से कहती है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखो। वो भी ये चीज देखकर खुश था कि ऐना ने उसके साथ ही रहने का फैसला किया। अगली सुबह जैसे ही रोलन सोकर उठा तो कार्टर आके बताता है कि दरअसल आपकी मेड राया मरी हुई पाई गई और आसपास किसी के होने का निशान भी नहीं था। ये सुन रोलन समझ जाता है कि जरूर ये बिबिल का ही काम होगा। वो बिना सबूत छोड़े उसे मार के भी चली गई, लेकिन अगले ही पल वो उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि देखो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का लेकर आ गई, और रोलन को एक पेपर दे देती है जिसमें लिखा था कि कौन उसे मारना चाहता है। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मेड को मारा, उसने अपने दांतों में पहले से कोई पॉइजन छुपा रखा था और जैसे ही मैं उसके पास पूछताछ के लिए गई उसने वो पॉइजन ही निगल लिया। मैंने बस हालात को एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की है। बिबिल के दिए हुए उस सबूत को पढ़कर रोलन को पता लगता है कि ट्राया की बहन को किडनैप करके उसे ये काम करने के लिए मजबूर किया गया था, पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ये खुद उसकी बहन ने करवाया, जो अपने भाई को ही जान से मारना चाहती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इस एनिमे के और भी एपिसोड्स हैं और ये एक बिल्कुल ही नया एनिमे है, तो अगर सच में तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक कमेंट करते हुए जरूर जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।